प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपका स्वागत फूल लेकर करना चाहती हूँ। देखो, मैंने आपके लिए ये गुलाब का फूल लाया है जो मैं आपको देती हूँ। तो बच्चों, यह कौन सा फूल है मालूम है आपको? यह गुलाब का फूल है। पहचान लिया ना? तो यह गुलाब का फूल प्रेम का प्रतीक होता है। एक दूसरे का स्वागत करने के लिए या मेहमानों का, अतिथियों का स्वागत करने के लिए हम गुलाब के फूल का उपयोग करते हैं। बस इतना ही इसका उपयोग नहीं है, बहुत से इस फूल के उपयोग है। जैसे कि ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इन गुलाब की पंखुड़ियों से शहद बनाया जाता है। इसके पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया जाता है और गुलाब जल, शहद तथा गुलाब की पंखुड़ियों का मकरंद भी बनाया जाता है। तो इस तरह ये गुलाब का फूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह फूल जितना सुंदर है उतना ही उसके डाली पर जो कांटे होते हैं वो कांटे किसी को पसंद नहीं होते। यह गुलाब का फूल कांटों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम गुलाब के फूल से प्रेम करते हैं। उतना प्रेम हमें कांटे से नहीं होता, क्योंकि कांटे जब कांटे के संपर्क में हम जाते हैं तो यह कांटे हमें चुभते हैं, इसलिए कांटे से कोई प्यार नहीं करता। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कविता सीखने जा रहे हैं, फूल और कांटे। तो देखो, ये फूल और कांटे पाठ दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम के नाम से वे जाने जाते हैं। हरिवंश का हम संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। 1865 में हरिओम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु 1947 में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, प्रत्यप्रसून, वैदेही वनवास, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि प्रकार की रचनाएं प्रमुख रूप से उनकी प्रस्तुत हुई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों के मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। वे हिंदी के आधार स्तंभ हैं और इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार के विषय में उन्होंने बताया है। व्यक्ति यदि उच्च कुल में जन्म लेने से भी व्यक्ति महान नहीं बनता, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार किस प्रकार का होता है, इससे व्यक्ति की महानता बनती है। उसकी कुल की बढ़ाई किसी प्रकार वहाँ काम नहीं आती। इसलिए व्यक्ति यदि किसी भी कुल में क्यों न जन्मा हो, लेकिन उसका व्यवहार यदि उचित नहीं हो तो वह महान नहीं बन सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को महान बनना हो तो उसके व्यवहार महान होने बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ कविता शुरू करने से पहले हम यहाँ एक वाक्य है, उस वाक्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। विचार मंथन के लिए यहाँ पर एक वाक्य दिया है। वाक्य क्या है, जरा पढ़ो। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। वाक्य क्या है? भूल कर भी न करे भूल, बने फूल न बने शूल। देखो, हमें कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए? शूल बनने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा भूल कर भी, बिल्कुल गलती से भी हमारे हाथ से यह गलत नहीं काम नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी अपने जीवन में शूल नहीं बनना है। तो बच्चों, आपको शूल का अर्थ मालूम है? शूल यानी कांटा। शूल का अर्थ क्या है? कांटा। हमें कांटा नहीं बनना चाहिए। कांटे को इतना नफरत लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कांटे से हम हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं। यह कांटा चुभता है, जब चुभता है तो उसे खून निकलता है और इसीलिए कांटे से हमेशा हर व्यक्ति दूर रहना चाहता है। इसी तरह किसी व्यक्ति के स्वभाव कांटे जैसा नहीं होना चाहिए, उसका स्वभाव फूल की तरह होना चाहिए। और इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि भूल कर भी आप कभी भूल
न करे, आप हमेशा फूल बनते रहो, कभी शूल न बनते रहो। ये बात यहाँ पर कवि ने विचार मंथन के लिए वाक्य दिया हुआ है। सबसे पहले मैं यह कविता आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है भई। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के परकतर, प्यार डूबी तितलियों के परकतर, भौर का है वेद देता शामतन, भौर का है वेद देता शामतन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीजी की खिला, है सदा देता कलीजी की खिला। है खटकता एक सबके आंख में, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, दूसरा है सोहता सिरसीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, कविता सुनने के बाद आपको ध्यान में आता है कि फूल और कांटा में क्या अंतर है। जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटा दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। देखो, इनका जन्म लेने का स्थान एक होता है, एक ही पौधे पर फूल और कांटा जन्म लेता है। अलग अलग जगह वे दोनों जन्म नहीं लेते हैं। एक ही पौधा उन्हें है पालता, जन्म लेने का स्थान उनका एक होता है, एक ही उनकी माँ होती है, एक ही पौधा उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। और रात में उन पर चमकता चांद भी, जब रात होती है तो रात में आसमान में चांद चमकता है, तो वह चांद भी फूल और कांटे पर दोनों एक जैसा समान चमकता है, कोई भेद नहीं करता। यह कांटा है, यह किसी के काम नहीं आता, यह फूल है, यह सबके काम आता है, ऐसे कोई भी नहीं करता। चांदनी एक ही सी चांदनी है डालता, चांद और चांदनी, चांद के साथ साथ चांदनी भी उसके साथ बरसाता रहता है, इसलिए यह उन पर कोई भेद नहीं किया जाता। फिर भी दोनों अलग अलग व्यवहार दिखाई देते हैं। जैसे एक ही परिवार में जन्मे दो बच्चे, एक स्वभाव से सुशील होता है, सबका आदर करने वाला होता है, और ऐसा लड़का सबका प्रिय बन जाता है। लेकिन उसी परिवार में यदि कोई लड़का हमेशा झगड़ालू हो, नफरत करने वाला हो, किसी से हमेशा झगड़ता हो, ऐसे लड़के से कोई दोस्ती करना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ हमें यही देखना है कि हमें फूल जैसा बनना है। मेह उन पर बरसता एक सा, एक सी ही
उन पर हवाएं है। देखो जिस तरह ये फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। रात होती है तो चांदनी भी एक जैसी बरसाता है। जब बादल गरजते हैं, मेघ का अर्थ है बादल। मेघ का अर्थ क्या है? बादल। जब बादल बरसते हैं, बादलों से पृथ्वी पर जल बरसाया जाता है, तो वो जल एक जैसा बरसता है। फूल पर अलग और कांटे पर अलग ऐसा नहीं बरसता। एक सी उन पर हवाएं है बही। हवा भी बहती है तो दोनों पर एक जैसी बहती है, कोई भेद नहीं होता। दोनों का पालन पोषण एक समान होता है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें। लेकिन फिर भी दोनों में कोई किसी प्रकार का भेद न होने पर भी हमेशा यही दिखाई देता है। सदा का अर्थ है हमेशा। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। उनके स्वभाव एक जैसे नहीं होते। ढंग अर्थ है स्वभाव। उनके स्वभाव एक जैसे होते हैं नहीं, स्वभाव में अंतर होता है और इसीलिए दोनों को समान रूप से वहां देखा नहीं जाता। एक को सब लोग चाहते हैं तो दूसरे को कोई नहीं चाहता। तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चों यह दो जो पद्य पंक्तियां है वो हमने देख ली है। उसमें जो कठिन शब्द है वो हम देखते हैं। जन्म का अर्थ है जन्म। जगह स्थान। जगह का अर्थ है स्थान। मेघ बादल सदा हमेशा। तो बच्चों ये दो पंक्तियां हमने पद्य पंक्तियां देख ली है। उसमें आगे की कविता हम अगले पीरियड में देखेंगे। इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ, दो प्रश्न देना चाहती हूँ। वो प्रश्न इसके बाद देंगे। लेकिन यहाँ इस दो पंक्तियों में हमें लययुक्त शब्द ढूंढने हैं। लययुक्त शब्द किसे कहा जाता है? थोड़ा सा व्याकरण में हम देख लेते हैं। लययुक्त शब्द का मतलब है रैमिंग वर्ड्स। मराठी में उसे हम यमक जुळवणारे शब्द इस प्रकार कहते हैं। तो ये शब्द पंक्ति के अंत में आते हैं, जैसे कि यहाँ पालता और डालता। शब्द कौन से मिले हमें? पालता और डालता। देखो ये है रैमिंग वर्ड्स। ता आता है। हाँ, दूसरे पंक्तियों में देखो यहाँ कौन से मिलते हैं? बही नहीं।